आयशा और विनीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, तब से लेकर जॉब लगने तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। आयशा और विनीत पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और इसीलिए विनीत ने अपनी माँ को आयशा के बारे में बताया। लेकिन विनीत की माँ सुषमा जी ने आयशा और विनीत की शादी के लिए मना कर दिया। माँ, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, समझने की कोशिश तो करिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। देखो बेटा, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन माँ क्यों? क्या कमी है उसमें? जॉब करती है, दिखने में सुंदर है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखो बेटा, प्रॉब्लम है लव मैरिज में। अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर मैं एक लड़की को लव मैरिज करके अपने बेटे की बहू बनाकर लाऊंगी। ठीक है माँ, अगर ये आपकी जिद है तो फिर मेरी एक बात भी सुन लीजिए। अगर आपने मेरी शादी आयशा के साथ नहीं करवाई तो मैं कभी किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह के वक्त, विनीत बेटा, कब तक सोते रहोगे? जल्दी उठो। क्या हुआ माँ? अभी तो 7 ही बजे है। रोज तो 8 बजे सोकर उठता हूँ। कुछ काम था क्या आपको? अरे जल्दी बाहर ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी माँ? अरे बाहर तो आओ, देखो तो सही तुमसे मिलने कौन आया है। अरे आयशा, तुम यहाँ? मैंने ही बुलाया है इसे। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। आंटी, तो क्या आप विनीत को मुझसे शादी करने की परमिशन दे देंगी? माँ, लेकिन कल तक तो आप इस बात से बहुत नाराज थी और फिर आज अचानक। मैंने रात भर सोचा बेटा, और फिर मुझे समझ में आया कि अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, बस इसीलिए। थैंक यू सो मच माँ। आप जानती नहीं आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे ठीक है बेटा, मैं पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ और जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। 2 दिन के बाद, क्या हुआ माँ? परेशान क्यों लग रही हो? इस तरह क्यों बैठी हैं आप? अरे क्या बताऊँ, शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अरे लेकिन माँ, हुआ क्या है? सारी तैयारियां तो अच्छे से हो रही है ना? कोई परेशानी है क्या? तुम जानते हो विनीत, तुम्हारी दादी ने मुझे एक सोने का बड़ा वाला हार दिया था जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। एक बार आपने मुझे वो हार दिखाया था। काफी बड़ा और भारी हार है वो। बेटा, मैंने सोचा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी को, यानी कि अपनी होने वाली बहू को, मैं वो हार अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो प्रॉब्लम क्या है माँ? अब तो आपकी बहू आने वाली है और आप आयशा से खुश भी है ना? पहना देना उसको अपने हाथों से हार। अरे पहनाऊंगी तो तब ना, जब हार मुझे मिलेगा। क्या मतलब? हार कहाँ गया माँ? पता नहीं बेटा, मैंने तो संभाल कर यहीं रखा था। 2 दिन से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया या कोई ले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। शादी वाले दिन, कितनी सुंदर लग रही है मेरी आयशा बहू, किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर है बेटा, और ज्वेलरी तो कमाल की खूबसूरत है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आयशा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी हो गई और अब इसकी इतनी तारीफ भी कर रही हैं। हाँ, तो कितनी प्यारी है आयशा, कोई भी करेगा उसकी तारीफ। अच्छा, जरा अपनी ज्वेलरी तो दिखाना बेटा। अरे ये हार तुम्हारे पास कैसे? मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो ये हार मुझे पहनने के लिए दिया था जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा? ये हार तो विनीत की दादी का हार है जो 2 दिन पहले गुम हो गया था। हाँ आयशा, माँ सच कह रही है। ये हार तो हमारे घर से चोरी हो गया था। तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने बताया ना विनीत, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी मम्मी ने ये हार खुद मुझे अपने हाथों से पहनाया है।
तुम इस तरह झूठ क्यों बोल रही हो आयशा? माँ ने मुझे 2 दिन पहले इस हार के खोने की बात बताई थी, और ये हार अब तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विनीत बेटा, तुम आयशा से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अरे लेकिन आपकी बेटी ने चोरी की है, 2 दिन पहले ही हमारे घर आई थी और मुझे लगता है कि तभी हार उठाकर ले गई होगी। आपके घर की होने वाली बहू है ये, और आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आपकी बेटी को आनी चाहिए, अपने होने वाले ससुराल में चोरी करती है, हैं? विनीत, अभी पुलिस को फोन करो। देखो आयशा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ विनीत, ये हार खुद तुम्हारी माँ ने मुझे अपने हाथों से दिया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? विनीत, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उस पर तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो कहती हूँ जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों बाप बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, तभी सच निकल कर बाहर आएगा। शायद आप ठीक कहती है माँ। इस लड़की पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि ये चोर है और अपने होने वाले घर में ही चोरी कर रही है। विनीत, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कितनी मुश्किल से हम दोनों की शादी के लिए अपने घर वालों को मनाया है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है आयशा, लेकिन तुम मेरी माँ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अरे ये हार वो खुद तुम्हें देने वाली थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये हार खुद उन्होंने मुझे दिया है। अगर ऐसा होता तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। देखो विनीत बेटा, इस जैसी लड़कियों की ना यही औकात होती है। देखो, तुम्हें अभी इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये लो मेरा मोबाइल फोन और अभी पुलिस का नंबर डायल करो। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है। क्या मामला है? आप लोग जरा साफ साफ बताइए, यहाँ पर हुआ क्या है? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की से मेरे बेटे की शादी होने वाली थी और इसने हमारे घर से हार चुरा लिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हार इन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से दिया है। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। मिस्टर विनीत, आप बताइए, ये हार आपके घर से कब गायब हुआ? सर, 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हार गायब हो गया है। और उस दिन आपके घर कौन कौन आया था? अरे ये लड़की, मैंने खुद इसे अपने घर बुलाया था क्योंकि मैं इसकी और मेरे बेटे की शादी के लिए मान गई थी। अरे मुझे क्या पता था कि ये लड़की ऐसी चोर है। आप मेरी बेटी के लिए फिर से गलत बातें बोल रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बहन जी। जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की के पापा भी इस चोरी में शामिल है। अपनी बेटी का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं वो। आंटी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? मैडम आप बताइए, क्या आप 2 दिन पहले इनके घर गई थी? जी, मैं इनके घर गई थी, लेकिन इनके बुलाने पर विनीत से मिलने के लिए, हमारी शादी की बात पक्की करने के लिए। देखिए, ये बात आपने खुद कबूल की है कि 2 दिन पहले आप इनके घर गई थी और 2 दिन पहले ही उनके घर से हार गायब हुआ है जो आपके पास मिला है। लेकिन वो हार खुद सुषमा आंटी ने मुझे दिया है। आपके पास कोई सबूत है कि वो हार आपको सुषमा जी ने दिया है? क्या उस वक्त वहाँ पर कोई था? नहीं, उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और सुषमा आंटी थे। कैसी बात करती हैं आप? शादी वाला घर है ये, कोई तो होगा ना आसपास, जरा अच्छे से याद करिए। ये आप मेरी बेटी से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? विनीत, तुम रोकते क्यों नहीं? देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपकी बेटी ने चोरी की है और अब आप दोनों बाप बेटी को हमारे साथ थाने चलना होगा। विनीत, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा अपमान किया है। मैंने तुमसे कितना प्यार किया विनीत, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी और तुमने तो मेरा मजाक बनाकर रख दिया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब चुपचाप निकलो इस घर से। आई बड़ी मेरे घर की बहू बनने वाली।
आयशा, तुम कभी ऐसा कर सकती हो मुझे नहीं पता था। और तुमसे शादी तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप इस लड़की को यहाँ से और जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आयशा और उसके पापा दोनों को जेल हो जाती है और कुछ दिनों के बाद आयशा के पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। मिस आयशा, आपकी सज़ा खत्म हुई, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी में इज्जत के साथ जीने की कोशिश करना। मेरे पापा इस सदमे को झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यह सब आपको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे अब इस बात को 1 साल हो चुका है और अब आपकी सज़ा पूरी हो चुकी है, आप जा सकती हैं। बाहर की दुनिया में कोई मेरे और मेरे परिवार की इज्जत नहीं करता। 1 साल पहले जब ये घटना हुई थी तो हमें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और उसके बाद आयशा जेल से रिहा होकर चली जाती है। जेल से निकलने के बाद कैसी थी आयशा की जिंदगी? क्या वो फिर से विनीत से मिलने के लिए गई या फिर उसने अपनी जिंदगी दूसरे तरीके से जीना शुरू कर दिया? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का दूसरा पार्ट। अब तक आपने सुना विनीत की मां आयशा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा देती है। इस सदमे की वजह से आयशा के पापा की मौत हो जाती है। 1 साल के बाद आयशा की सजा पूरी होने पर वो जेल से बाहर निकलती है। मैं कहाँ जाऊं? पापा के जाने के बाद तो इस दुनिया में मेरा कोई बचा ही नहीं। एक बार मैं अपनी सहेली ईशा से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मेरी कोई मदद कर दे। कैसी हो तुम आयशा? क्या बताऊं ईशा, 1 साल गलत इल्जाम में जेल की सजा काटने के बाद कैसी हो सकती हूँ मैं? मैं जानती हूँ, विनीत ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब विनीत की माँ का खेला हुआ खेल था, लेकिन गलती तो विनीत की भी थी ना। उसे तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे पता चला तुम्हारे पापा की मौत के बारे में। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। इसमें तुम क्या कर सकती थी ईशा? लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब से तुम मेरे घर में रहोगी जब तक तुम अपने आप को अच्छी तरह से सेटल नहीं कर लेती। मैं बस विनीत और उसकी माँ से बदला लेना चाहती हूँ, अपने पापा की मौत का बदला। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छी तरह जानती हूँ, और विनीत की जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ, वैसे तुम और विनीत एक ही ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हारे जरिए मेरे लिए उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। विनीत शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई उसे। अब पसंद आएगी और वो लड़की मैं होंगी। लेकिन आयशा, वो तुमसे शादी करने को क्यों तैयार होगा? अगर ऐसा करना होता तो 1 साल पहले तुम्हें जेल नहीं भिजवाता। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दूंगी और उसके बाद विनीत को अपनी जाल में फंसा लूंगी। तुम बस अब देखती जाओ। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाह, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम आयशा हो। विनीत की वजह से मैंने और मेरे परिवार ने इतनी बदनामी झेली है। उससे बचने का और विनीत से बदला लेने का एक यही तरीका था। अब बस देखती जाओ तुम। तो फिर मुझे ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। तुम कल विनीत को कॉफी पीने के बहाने कॉफी शॉप में बुलाओ। उससे कहना कि तुम उसे अपनी एक सहेली से मिलवाना चाहती हो, यानी कि मुझसे, और मेरा नाम अनन्या बताना। आज से मेरा नया नाम अनन्या ही होगा। कॉफी शॉप में। ईशा, किससे मिलवाना चाहती थी तुम मुझे? कौन सी खास सहेली है तुम्हारी? इससे मिलो, ये है अनन्या, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई से आई है। हाय अनन्या, एक बात कहूँ,
काफ़ी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू सो मच। आप भी कम अच्छे नहीं दिखते। आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अरे नहीं यार, अभी तो बस शादी करने का प्लान चल रहा है। मम्मी को लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कमाल की बात है। अनन्या भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। वो भी अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। क्या सच में? अनन्या, तुम भी अभी शादी करने के मूड में हो? मेरा मतलब, आई रियली लाइक यू। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। देखो विनीत, वैसे तो तुम अच्छी इंसान लगते हो, लेकिन क्या है ना, आजकल लाइफ में किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? तुम कहना क्या चाहती हो? एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती हूँ और उसके बाद तुम्हारी फैमिली के सामने इस बारे में बैठकर बातें करेंगे। अगले दिन विनीत के घर। मम्मी, ये अनन्या है। मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था ना। अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बेटा। विनीत ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। तुम्हें बहुत पसंद करता है मेरा बेटा। अपने बारे में कुछ बताओ। आंटी ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं और मेरे पास अच्छी खासी जॉब है। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। क्या बात है, वैसे काफी अच्छे घर की दिखती हो तुम। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, पसंद तो मैं विनीत को करती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी को सिक्योर करने के लिए चाहती हूँ कि आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। अरे लेकिन उसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है, मैं तुम्हारी पत्नी बनने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ बेटा। बस तुम जल्दी से इस घर की बहू बनकर आ जाओ बेटा। अनन्या के जाने के बाद माँ, ये आपने क्या किया? उस लड़की को अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस कर दिया। अरे करोड़ों की मालकिन है और उससे शादी होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो तेरी हो जानी ही है। तेरी प्रॉपर्टी लेकर कौन सा वो भाग जाने वाली है? लेकिन फिर भी माँ, इस तरह अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देना ये सही चीज नहीं है। अरे तो क्या करती? 1 साल पहले उस आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कोई लड़की तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है और अब सोने की मुर्गी एक खुद आगे चलकर आ रही है। समझने की कोशिश कर बेटा, हमारे लिए फायदे का सौदा होने वाला है ये। शायद आप ठीक कहती हैं माँ। अगले दिन अनन्या विनीत को मिलने के लिए बुलाती है। विनीत, तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए हो ना? हाँ अनन्या, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। अच्छे से देख लो। हमारी आधी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारे नाम। बस अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल विनीत, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है जब हमारी शादी होगी, लेकिन मैं कोर्ट में शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे ही, मुझे ज़्यादा धूम धमाके वाली शादी पसंद नहीं है। और इस तरह अनन्या और विनीत की शादी कोर्ट में हो जाती है। शादी के बाद अनन्या बेटा, ये देखो हमारा खानदानी हार। मैं हमेशा से अपनी बहू को देना चाहती थी। पहन लो इसे। मम्मी जी पक्का ना, ये हार पहनाने के बाद कहीं आप मुझसे वापस तो नहीं ले लेंगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम इसे अपने पास ही रखना, हमेशा हमेशा। मम्मी जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास जो ज्वेलरी है ना, वो लेटेस्ट डिज़ाइन वाली है। इस हार का ट्रेडिशनल डिज़ाइन उससे मैच नहीं करता। मैं इसे कैसे पहनूंगी? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा है ही पुरानी डिजाइन वाला। छोड़ो, मत पहनो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन बहुत पसंद है। बस इसके मैचिंग के कंगन और बाकी की ज्वेलरी मिल जाती तो मज़ा आ जाता।
अ, अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना इसके साथ की पूरी ज्वेलरी दे देती हूँ। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? थैंक यू सो मच मम्मी जी। आप कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। कुछ दिनों के बाद विनीत ऑफिस से लौटकर घर आता है। क्या हुआ विनीत बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। मम्मी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे लेकिन अचानक इस तरह, आखिर बात क्या है? मम्मी, मेरे बॉस का कहना है कि मैंने ऑफिस में चोरी की है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऑफिस में कौन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा और क्यों लगाएगा? विनीत, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अपने फायदे के लिए कोई भी किसी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद ना करता हो और अब सीधे सीधे तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता ना, इसीलिए तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर गलत तरीके से तुम्हें जॉब से निकलवा दिया हो। लेकिन मम्मी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा? अब देख बेटा, मुझे माफ कर दे, लेकिन वो लड़की थी ना आयशा, वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने उसके साथ ऐसा ही किया था। असलियत में तो वो हार खुद मैंने उसे अपने हाथों से दिया था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इसका मतलब आपने उसके साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? ज़रा मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं, वो ना कुछ साल पहले विनीत एक लड़की को पसंद करता था और वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की उसके साथ शादी हो, इसलिए मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे विनीत की जिंदगी से दूर कर दिया। लेकिन मम्मी, ये बात आपको मुझे तो बतानी चाहिए थी। आपने आयशा के साथ बहुत गलत किया। अच्छा, अब तू मुझे गलत कह रहा है? एक बात बता, अगर तुझे अपनी आयशा पर इतना ही भरोसा होता तो तू सच्चाई जानने की कोशिश ना करता? अरे तूने भी तो एक ही बार में उसे जेल भिजवाने के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है मम्मी। अच्छा ही हुआ वो मेरी जिंदगी से चली गई। अगर वो नहीं जाती तो अनन्या मुझे कैसे मिलती? बिल्कुल ठीक कहते हैं। भगवान जो करता है बिल्कुल सही करता है। कुछ दिनों के बाद, विनीत बेटा, हमारे बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। आज बैंक वालों का फोन आया था, तुमने कुछ किया या नहीं? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं सारे पैसे कहाँ चले गए। यह सब तो मुझे नहीं पता। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं रही, ऊपर से हमारे सारे बैंक अकाउंट खाली है। यह सब क्या हो रहा है बेटा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अचानक से ये सब क्या हो गया? तुम अनन्या से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। मैं और आप लोगों की मदद? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी मदद करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? तुम मेरी पत्नी हो, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की है हमने। शादी? तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई मिस्टर विनीत? अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया बहू? अभी कुछ दिन पहले ही तो कोर्ट में तुम्हारी शादी हुई है। नकली शादी थी वो। जिस वकील ने हमारी शादी करवाई थी ना, वो मेरी जान पहचान का था। और हमारी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी आयशा हूं विनीत। वही आयशा जिसे धक्के मारकर तुमने इस घर से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई। हे भगवान, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, पर तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया? प्लास्टिक सर्जरी से मम्मी जी। मैं बर्बाद करना चाहती थी आप दोनों को। लेकिन आयशा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो माँ का किया हुआ था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तुमने नहीं कहा था? अच्छा हुआ आयशा तुम्हारी जिंदगी से चली गई, वरना तुम्हें अनन्या कैसे मिलती? हमें माफ कर दो बेटा,
हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और अब ये बैंक के सारे पैसे भी। हाँ, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपके सारे पैसे अब मेरे पास है। और ये जो विनीत की नौकरी गई है ना, उसमें भी मेरा ही हाथ है। मैं जो करना चाहती थी वो तो कर चुकी। प्लीज मुझे माफ कर दो अनन्या, मेरा मतलब आयशा। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे पापा की जान ले ली और मेरे परिवार को जिंदगी भर के लिए बदनामी दी। मेरा बदला आज पूरा हुआ मिस्टर विनीत। अमित ने भी वही हरकत की जो कमल ने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ की थी। अपने पति की बातों से नाराज होकर रुक्मिणी भी घर छोड़कर चली गई, क्योंकि अपने साथ हुए गलत व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब घर में राजीव बचा। कुछ ही दिनों के बाद राजीव की शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ हो गई। उर्मिला बहुत ही संस्कारी लड़की थी, लेकिन वो कभी किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। उर्मिला को धीरे धीरे पता चला कि उस घर की दोनों बड़ी बहनों के साथ क्या हुआ था, और उर्मिला ने ठान लिया कि वो इस घर में सब कुछ ठीक करके रहेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अरे उर्मिला बहू, मैं जरा मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ, 1 घंटे में लौट कर आता हूँ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखना। जी पापा जी, जैसा आप कहें वैसा ही करूंगी। उर्मिला, मुझे भी ऑफिस निकलना है, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। हाँ हाँ राजीव, क्यों नहीं, मैंने सब लोगों का नाश्ता बना दिया है, कमल और अमित भैया का भी। एक काम करते हैं, सब लोग साथ में ही नाश्ता करते हैं। नहीं उर्मिला, वो पापा को ना अकेले में नाश्ता करने की आदत है, हम सब लोगों के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस घर में आ गई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करो। अरे लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला? अरे बस ऐसे ही, सब लोग साथ में रहे इसलिए। मैं जानती हूँ पापा जी अकेले में नाश्ता क्यों करते हैं, ताकि बाद में खाने की चीज़ों में मिनमेख निकाल कर अपनी बहू को परेशान कर सके। शादी से पहले रुक्मिणी और सुमित्रा दोनों भाभियों से मिल चुकी हूँ मैं, लेकिन अब इस घर में ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। कुछ देर के बाद सब लोग नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। अरे तुम तीनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, पहले तुम तीनों खाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद नाश्ता करूंगा। नहीं पापा जी, अब से ना इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग साथ में खाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर खाऊंगी, मैं सबका बचा कुछ क्यों खाऊं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। आओ बेटा, तुम भी साथ में बैठो। अरे उर्मिला, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ कमल भैया ठीक कह रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। पापा जी आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या हुआ, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया? कुछ कमी है क्या इसमें, मसाला या कुछ कम हो तो बता दीजिए ना। अरे कैसी बात करती हो, और उर्मिला इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है कि कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। क्यों पापा, है ना बहुत अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। बाकी आप इस उम्र में क्या स्वाद है। थैंक यू पापा जी। वैसे मुझे लगता था कि आप खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी नखरे करते होंगे, मेरा मतलब आपको खाने पीने का बहुत शौक है, ऐसा सुना है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जो बन गया वही चुपचाप खा लेता हूँ। अरे तुम तीनों ने अभी तक कमल, नाश्ता नहीं राजीव और किया, अमित तीनों ही पहले ऑफिस तुम चले तीनों जाते खाओ। हैं। राधे श्याम जी किसी भी तरह अपनी बहू उर्मिला को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे, और इसलिए वो अपने ढेर सारे कपड़े लेकर उर्मिला के पास आते हैं। देखो बहू, ये सारे कपड़े धो देना और अच्छी तरह से धोना, कपड़ों पर जरा सा भी दाग धब्बा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी पापा, पर आप अब मुझे ये कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं, सुबह देने चाहिए थे ना, मैं सुबह के वक्त वॉशिंग मशीन लगाकर सब धो देती। अरे तो अभी कौन सा काम है, अभी भी तो धो सकती हो ना कपड़े। बिल्कुल पापा जी, एकदम ठीक कहा। अभी मशीन लगाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ और शाम तक आयरन करके बिल्कुल तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, बच्चों के ऑफिस से आने से पहले ये काम निपटा देना, बाद में उनके साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा कि तुमने कपड़े ढंग से धोए या नहीं धोए। पापा जी आपको ना ससुर नहीं सास होना चाहिए था, बहुओं को बहुत तंग किया है ना आपने, अब मैं बताऊंगी आपको। शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से लौट कर आ जाते हैं, उर्मिला उसी वक्त अपने ससुर के कपड़े लेकर उनके पास पहुंचती है। अरे उर्मिला, इतने सारे कपड़े, तुम ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों घूम रही हो? ऐसा लग रहा है पापा के सारे कपड़े एक ही दिन में धो दिए तुमने।
अरे उर्मिला, एक एक करके भी तो कपड़े धो सकती थी। वो क्या है ना, पापा जी सुबह मेरे पास आए, कहने लगे कि सारे कपड़े उन्हें अर्जेंटली चाहिए। बस इसलिए पूरा दिन लगाकर बड़ी मेहनत से धोकर सुखाकर आयरन करके लाई हूँ। पापा जी चेक कर लीजिए ना, कहीं कुछ गंदा तो नहीं रह गया। उर्मिला, तुम कैसी बात कर रही हो? भला घर में कोई किसी के कपड़े चेक करके देखता है क्या? और अगर कुछ रह भी गया होगा तो ठीक है ना। आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी पापा जी से पूछना तो पड़ेगा ना, अगर उनको पसंद नहीं आया तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाओ बहू, कपड़े तो बहुत अच्छे धुले हैं, तुम जाकर मेरी अलमारी में रख दो। बहुत अच्छा काम करती हो तुम, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। शाम लोगों के अपने अपने कमरे में जाने के बाद राधे श्याम अकेले में बैठकर अपनी बहू उर्मिला को सबक सिखाने के बारे में सोच अरे रहा था। उर्मिला, ये उर्मिला सुमित्रा और रुक्मिणी की तरह नहीं कपड़े लेकर है, क्यों बहुत घूम रही हो? चालाक लड़की है। ऐसा लग रहा है जब भी कोई पापा काम के करती सारे है कपड़े एक ही जानबूझकर दिन में मेरे धो दिए बेटों के तुमने। सामने करती है, अरे ताकि उर्मिला, मेरे एक-एक बेटों को करके मेरी भी तो सच्चाई कपड़े ना धो पता सकती चले। थी। कल क्या है जाने ना, दो इन तीनों पापा को जी ऑफिस। सुबह मेरे पास आए, जो काम कहने मैं लगे कि रुक्मिणी के सारे साथ कपड़े नहीं उन्हें कर पाया। अर्जेंटली चाहिए। बस इसलिए पूरा अब आप इसके दिन साथ लगाकर करना। बड़ी अब मेहनत फिर से देखता हूँ ये धोकर किसी सुखाकर के सामने आयरन कैसे करके अपनी लाई हूँ। ज़बान खोलती पापा है। जी चेक। अगले दिन सब लोगों के ऑफिस जाने के बाद उर्मिला बहू, जरा मेरे कमरे में आना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी थोड़ी मदद तो कर दो। लगता है पापा जी का ठरकीपन जाग रहा है। लेकिन मैं इतनी आसानी से उनकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं ना। अभी इनके कमरे में जाती हूँ और बताती हूँ। उर्मिला अपने ससुर के कमरे में आती है। क्या हुआ पापा जी, आप मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? अरे बेटा, ज़रा यहाँ आओ, मेरे पैरों पर ना तेल लगा दो, बड़े ज़ोर से दर्द हो रहा था। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए। ज़रा ये तो बताइए, तेल कहाँ रखा है आपने? अब वो वहाँ बेड के सामने जो अलमारी है ना बेटा, वहीं पर रखा हुआ है। वहाँ से निकाल कर इधर मेरे पास आकर बैठो और पैरों पर तेल लगा दो। तेल निकालने के बहाने उर्मिला चुपचाप अलमारी के खाने में अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है और इस बात की खबर राधे श्याम को नहीं लगती। जैसे ही उर्मिला राधे श्याम के पैरों पर तेल लगाने के लिए बैठती है, राधे श्याम के अंदर का ठरकीपन जागने लगता है। वैसे एक बात कहूँ उर्मिला, तुम ना रुक्मिणी और सुमित्रा से कहीं ज़्यादा सुंदर हो, और इस काली साड़ी में तो कमाल की सुंदर लग रही हो। थैंक यू पापा जी, इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ज़रा ठीक से लगाओ ना। तुम्हारा हाथ ज़रा मुझे पकड़ने दो ना, तुम्हारे हाथों की कोमलता महसूस करना चाहता हूँ मैं। आप किस तरह की बात कर रहे पापा जी? मैं आपकी बहू हूँ और इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी सास तो मुझे जवानी में ही छोड़कर मर गई, अब किसी से तो अपना मन लगाऊंगा ना मैं। लेकिन पापा जी, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, मैं जाकर उन्हें आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो। और आपने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा है ना, ये सब भी मैं आपके तीनों बेटों को बताऊंगी। जाओ जाओ जाओ, जिसे जो बताना है बताओ, और तुम्हारे बताने से क्या होगा, सुमित्रा रुक्मिणी की तरह मेरे बेटे तुम्हें भी घर से आउट कर देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा पापा जी, कौन किसे घर से बाहर निकालेगा। उर्मिला अपना मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। शाम को जब राजीव ऑफिस से लौट कर आता है तो उर्मिला राजीव, कमल और अमित तीनों के सामने राधे श्याम से कहती है, मैं आप तीनों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये तुम क्या कह रही हो? लगता है रुक्मिणी की तरह तुम्हें भी आदत लग गई है, उसने भी मेरे पापा पर ऐसा ही गलत इल्जाम लगाया था। देखो उर्मिला, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। पापा तुम्हारे ससुर जी हैं, उन पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। मैं जानती थी मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और मुझे भी घर की दोनों बड़ी बहुओं की तरह शायद घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास पूरा इंतजाम है, सबूत है। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना कहकर उर्मिला ने अपने मोबाइल में बनी हुई रिकॉर्डिंग तीनों बेटों को दिखा दी। ये क्या पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को इस घर से बाहर निकाल दिया। पापा, उर्मिला इस घर की सबसे छोटी बहू है, आपकी बेटी की उम्र की है, और आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं। इन सब का एक ही इलाज है, आज के बाद पापा जी इस घर में नहीं रहेंगे और घर की दोनों बहुओं को पूरी इज्जत के साथ घर में वापस लाया जाएगा। इस घटना के बाद
कमल, अमित और राजीव ने राधे श्याम को घर से बाहर निकाल दिया और सुमित्रा और रुक्मिणी को इज्जत के साथ घर वापस लेकर आ गए और उनका घर फिर से खुशहाल परिवार में बदल गया।